बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 7 हमारा स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 7 के सेकंड पार्ट में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ेंगे फटाफट से क्लासेस की ओर। और सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हम लोग लेंगे, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, आकलन की प्रकृति और प्रक्रिया, तो आकलन और मूल्यांकन को हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, और उसमें हम लोगों ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भी चर्चा की है। तो एक बार फिर से यहाँ समझ लेते हैं कि आकलन क्या है। तो आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि बच्चे का अधिगम स्तर क्या है, यानी कि किस स्तर तक वह अधिगम को ग्रहण कर पाने में सफल रहा है। आकलन द्वारा बच्चों के अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है एवं अधिगम में हुई कठिनाइयों का भी पता लगाया जा सकता है। आकलन की प्रक्रिया शिक्षकों पर भी लागू होती है, यानी इस प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि एक शिक्षक बच्चे को किस तरह ज्ञान देने में सफल रहा है और निर्धारित अधिगम स्तर तक पहुंच पाया या फिर नहीं। शैक्षिक आकलन का मकसद विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशलों, मान्यताओं और नज़रियों का निर्धारण करने के लिए उनकी प्रगति पर नज़र रखना और अधिगम प्रतिफलों को बेहतर बनाना है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि शैक्षिक आकलन यानी कि आकलन का उद्देश्य क्या है, तो आकलन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशलों, मान्यताओं और नज़रियों का निर्धारण करने के लिए उनकी प्रगति पर नज़र रखना। और इसका एक और उद्देश्य क्या है, अधिगम प्रतिफल को बेहतर बनाना। ठीक है, तो जितने भी लर्निंग आउटकम्स हैं उसको बेहतर हम कैसे बनाएंगे, तो आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर बनाएंगे। समावेशी शिक्षा में आकलन कैसे होगी, तो आकलन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने तथा उनके अधिगम स्तर ज्ञात करने हेतु आकलन की आवश्यकता होती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं जिनको हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रहे होते हैं। तो समावेशी कक्षा में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का आकलन बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षा के अन्य सभी पक्षों की पारस्परिक निर्भरता तथा उनकी उपयोगिता की जाँच होती है। इसके अंतर्गत छात्रों की उपलब्धि के आधार पर केवल विद्यार्थी की ही जांच नहीं होती, बल्कि शिक्षण पद्धति, पाठ्य पुस्तक तथा अन्य शैक्षिक जितने भी संसाधन हैं उसकी उपयोगिता क्या है, नहीं है, उसकी भी जांच होती है। तो इस आकलन की प्रक्रिया में शिक्षण क्रिया को शिक्षार्थी की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाया जाता है। अब है कि समावेशी कक्षा में आकलन के अलग अलग क्षेत्र है, इसको समझेंगे। तो समावेशी कक्षा में आकलन सीखने के निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। सबसे पहला है अकादमिक क्षेत्र। ठीक है, अकादमिक क्षेत्र में यानी कि जितने भी उससे एकेडमिक्स से जुड़े हुए पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो अकादमिक क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि सीखने के अकादमिक क्षेत्र विषय आधारित ज्ञान पर केंद्रित होते हैं। इनमें गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य इन विषयों का संज्ञानात्मक ज्ञान देना होता है ताकि सीखने वाला विषय को समझकर इसका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करके अपने दैनिक जीवन में इसको लागू कर सके। तो सबसे पहला तो हो गया अकादमिक क्षेत्र। उसके बाद दूसरा है सहशैक्षिक क्षेत्र। तो सहशैक्षिक क्षेत्र में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम विषय के साथ साथ बच्चों को सिखाते हैं। सह पाठ्यचर्या क्षेत्र बच्चे के समग्र विकास से संबंधित होते हैं। यह बच्चों के रुचियों, मूल्यों, आदतों, भावनाओं आदि पर आधारित होता है। छात्रों के पास शैक्षिक क्षेत्र से अर्जित ज्ञान और कौशलों को लागू करने की क्षमताएं होनी चाहिए। जो भी ज्ञान वो सीखते हैं, जो कौशल वो सीखते हैं विद्यालय में जाकर के, वो दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान में उनको लागू करने के लिए योग्य भी होना चाहिए। तो सहशैक्षिक क्षेत्रों के आकलन के घटकों में व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का आकलन सम्मिलित होता है, जैसे परिश्रम और जिम्मेदारी। बच्चा कितना परिश्रमी है, कितना मेहनत कर पाता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना ज्ञान है। दूसरा, नेतृत्व क्षमता, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। अनुशासन और समय की पाबंदी, प्रतिदिन विद्यालय आता है या फिर नहीं आता है, इस तरह के पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए जाते हैं। संप्रेषण कौशल, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद है नागरिक चेतना और समाज सेवा की भावना, सहयोग की भावना उसमें है या फिर नहीं है। आकलन की प्रविधियों को समझ लीजिए कि आकलन को हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से हम बच्चों का आकलन करेंगे।
तो देखिए आकलन की प्रविधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अमानकीकृत और दूसरा होगा मानकीकृत। अमानकीकृत प्रविधियों में वैसी प्रविधियाँ आएंगी जो प्रायः शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर प्रयोग की जाती हैं। इन प्रविधियों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन कैसे किया जा सकता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, इसको समझते चलेंगे। इसमें जो सबसे पहली प्रविधि है यह कहलाती है अवलोकन प्रविधि। ठीक है, अवलोकन प्रविधि यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, बच्चों का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को। शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पूर्वाग्रह रहित अवलोकन निरंतर किया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्वाग्रह रहित, इसमें बच्चों के प्रति हमें पहले से मन में कोई धारणा नहीं रखनी है कि ये तो ऐसा है तो सीख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ऐसी अवधारणा हमें नहीं रखनी चाहिए। इससे उन बच्चों की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों द्वारा उनके विशेष लक्षणों का पता चलता है। यह अवलोकन कक्षा के अंदर या बाहर विद्यालय में किया जाना चाहिए। सभी निःशक्त बालकों का अलग अलग अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए। जितने भी बच्चे होंगे उनका अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। दूसरा है साक्षात्कार प्रविधि। इसमें हम हर एक बच्चे से पर्सनली इंटरव्यू लेंगे। इस प्रविधि में शिक्षक छात्रों से पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछते हैं और उनके अंतर्मन का अध्ययन करते हैं। साक्षात्कार सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक रूप में होना चाहिए। इससे विशिष्ट बच्चों की रुचि, मानसिकता, दृष्टिकोण आदि को समझने में सहायता मिल जाती है। तीसरी है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली प्रविधि क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की गई प्रश्नों की क्रमिक श्रृंखला प्रश्नावली कहलाती है। इससे वस्तुनिष्ठ व संक्षिप्त उत्तर वाले सही उपयोगी प्रश्न रखे जाते हैं। यानी कि इसमें जो है ना क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन को हम लोग बना करके पूछेंगे बच्चों से। यह विशिष्ट बच्चों का मनोसंवेगात्मक अध्ययन करने में सहयोग करता है। चौथा है परीक्षा प्रविधि। इसके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा बच्चों के विभिन्न प्रकार की लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का लेखा जोखा रखा जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल बच्चों की परीक्षाएं लेते हैं तो उसी तरह से उन बच्चों की भी परीक्षा लेंगे, तो जिससे बच्चों की कक्षा उन्नति के लिए उपयोग में लाया जाता है। विशिष्ट बच्चों की उपलब्धियां जैसे विषयगत ज्ञान, कौशल आदि की जानकारी परीक्षा द्वारा सुलभ हो जाती है। तो इस तरह से 4 प्रविधियों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो अमानकीकृत प्रविधियों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि समावेशी शिक्षा में अमानकीकृत प्रविधियाँ निम्न में से कौन हैं या फिर कौन नहीं हैं। तो याद रखेंगे अवलोकन प्रविधि, दूसरा साक्षात्कार प्रविधि, तीसरा प्रश्नावली प्रविधि और चौथा परीक्षा प्रविधि। ये चारों ही अमानकीकृत प्रविधियों में आती हैं। और 5वां भी है मापनी प्रविधि, जिसको रेटिंग स्केल कहते हैं। तो 5वां प्रविधि मापनी प्रविधि, ये भी अमानकीकृत प्रविधि है। यह शिक्षकों के लिए सीखने वाले बच्चों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, कौशल आदि की मात्रा या आवृत्ति इंगित करना सुगम करते हैं। निर्धारण मापनी 5 से 9 बिंदुओं तक की हो सकती है तथा उत्तरदाता किसी एक बिंदु पर सही का निशान लगाते हैं। मतलब कि एक हम रेटिंग स्केल बना लेंगे, रेटिंग स्केल बना करके बच्चों से पूछेंगे या उसका जो हम अवलोकन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें टिक लगाते जाएंगे। जैसे कि किसी श्रवण बाधित बच्चे हेतु मापनी आप कितना सुन पाते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल नहीं, बहुत कम, सामान्य, पूर्णतः, कभी कभी। तो जिस विकल्प में वो बच्चा टिक लगा करके देगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेटिंग करेंगे। तो इसमें 15 से 20 प्रश्न होंगे बच्चे से संबंधित और उन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चे देंगे। तो उसका उत्तर वो खुद भी दे सकता है, उसमें टिक लगा सकता है, या फिर हम उससे पूछ करके खुद भी लगा सकते हैं। तो एक ये रेटिंग स्केल एक विधि हो गई। छठा है अभिलेख प्रविधि। विद्यालयों में बच्चों की उपलब्धियों, योग्यताओं, प्रगतियों, परीक्षाओं में प्राप्त अंकों, उनकी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि सभी को संचित अभिलेख पत्र, जिसे प्रगति रिपोर्ट भी कहते हैं, इसमें रखा जाता है। विशिष्ट बालकों की कमियों, मनोविकारों, शारीरिक विकारों से आदि की जानकारी भी अभिलेख के रूप में बच्चों के पोर्टफोलियो में रखा जाता है ताकि इस जानकारी का उपयोग किया जा सके। यानी कि अभिलेख प्रविधि में हम लोग क्या करते हैं, हर एक बच्चे का एक पर्सनल डेटा तैयार करते हैं। एक फ्लाईलीफ वाले फोल्डर में हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो बना करके रखते हैं। तो ये हो गया अभिलेख प्रविधि। इसके बाद है हमारा मानकीकृत प्रविधियों वाला टॉपिक। तो अब देखिए मानकीकृत प्रविधियाँ।
इसके पहले अभी हम लोगों ने अमानकीकृत प्रविधियों को देखा। टोटल 6 प्रकार की अमानकीकृत प्रविधियाँ हैं। अब हम लोग मानकीकृत प्रविधियों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि मानकीकृत प्रविधियाँ हैं क्या। तो मानकीकृत प्रविधियाँ वे होती हैं जिसके लिए विषय वस्तु का चयन एवं जांच प्रयोग सिद्ध आधार पर की गई हो। इसके लिए पहले बहुत सारे प्रयोग किए जा चुके हैं, जिसके मानक स्थापित किए जा चुके हैं ना, जिसके मूल्यांकन तथा विवेचन की प्रविधि विस्तार से उल्लिखित हो तथा जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के लिए एक मानक पूर्व से निर्धारित हो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जब बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं उसके आधार पर ये बताया जाता है कि अमुक बच्चा जो है इस तरह का है। ठीक है, इसमें सबसे पहली विधि है बुद्धि परीक्षण प्रविधि। बुद्धि परीक्षण यानी कि IQ टेस्टिंग। तो IQ का आप सबने नाम सुना होगा, इंटेलिजेंस कोसेंट है ना, इसको बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो IQ का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम लोग वास्तविक आयु भी कहते हैं। एक 2 प्रकार की आयु निर्धारित की जाती है किसी भी बच्चे की, एक मानसिक आयु और दूसरी वास्तविक आयु, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए वास्तविक आयु तो उसके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगी, लेकिन उसका मेंटल एज क्या है ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक क्वेश्चनेयर तैयार किया जाता है, एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और वह बच्चों को दी जाती है। फिर उसका आंसर करने के लिए बच्चों को कहा जाता है, और फिर वो बच्चे जिस तरह से आंसर करते हैं उसके आधार पर यह पता किया जाता है कि बच्चे की जो वास्तविक आयु है क्या उसका मानसिक विकास उसके लेवल में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो उसका जो मेंटल एज है उसके वास्तविक आयु से अधिक है, वैसे बच्चे प्रतिभाशाली की श्रेणी में चले जाते हैं, है ना, कि यानी कि अपनी उम्र के सामान्य बच्चों की तुलना में वो ज़्यादा सीख चुके हैं, उनका दिमाग ज़्यादा सीख रहा है, उनका दिमाग ज़्यादा विकसित है, तो वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में चले जाते हैं, उनका IQ ज़्यादा निकल करके आता है। और दूसरे वे श्रेणी वाले बालक होंगे जिनका सामान्य होता है। ठीक है, यानी कि वो ना तो ज़्यादा तेज़ हैं ना ज़्यादा मूर्ख हैं, बीच में है, सामान्य एवरेज वाले श्रेणी में है। ठीक है, और तीसरे वे होंगे जो सामान्य से नीचे होंगे। तो जितने भी बच्चे सामान्य से नीचे होंगे उनको मानसिक मंदता की श्रेणी में रखा जाता है, और इसके अलग अलग प्रकार हैं। पीछे के क्लास में आप लोगों ने देखा है उसके अलग अलग प्रकार में। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रविधि द्वारा बच्चों की बुद्धि का पता लगाया जाता है। बुद्धि लब्धि बुद्धि का मापन होता है। इसे ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दे करके 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको भाग दे करके 100 से गुना किया जाता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि लगभग 140 से ऊपर होती है। 140 से ऊपर अगर आ गया तो समझ लीजिए कि उसकी वह जो है प्रतिभाशाली की श्रेणी में जाएगा। वहीं औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि का मान लगभग 90 से लेकर के 110 और लगभग 70 से 80 बुद्धि लब्धि अत्यंत पिछड़े बच्चों का होता है। तो एक मोटे तौर पर यह पैमाना निर्धारित किया गया है। अब यहाँ देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण प्रविधि, ये दूसरी प्रविधि है जो मानकीकृत प्रविधि के अंतर्गत आती है। उपलब्धि परीक्षण प्रविधि में क्या होता है, छात्रों के विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण उपलब्धि परीक्षण द्वारा संभव है। बच्चों की उपलब्धियों को एक स्कोर द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जिस तरह से हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों का, त्रैमासिक, 6 मासिक और वार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषय के विभिन्न कक्षा स्तर के उपलब्धि परीक्षण से उस कक्षा के बच्चों का विषयगत ज्ञान का स्तर ज्ञात होता है। विशेष बच्चों के भी विषयगत उपलब्धियों के अंक इस प्रविधि द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये मानकीकृत प्रविधि के अंतर्गत आता है उपलब्धि परीक्षण विधि। इसके बाद तीसरा है रुचि मापन विधि। रुचि मापन विधि में क्या होता है, कक्षा में अलग अलग बच्चों की रुचि एक दूसरों से काफ़ी भिन्न होती है। किसी की संगीत में तो किसी की कविता लिखने में या कोई खेल खेलने में होती है। इस प्रविधि द्वारा विशिष्ट बच्चों की रुचि जान करके उसके अनुसार वैकल्पिक विषय या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र चुनने में सहायता मिलती है। यानी कि बच्चों का देखा जाता है कि उसका झुकाव किस ओर है, और जिस क्षेत्र में उसका झुकाव है अगर उसी क्षेत्र में उसको बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से वह बेहतर कर सकता है। तो ये रुचि मापन विधि कहलाती है। ठीक है,
इसके बाद है व्यक्तित्व मापन प्रविधि। व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। निःशक्त बच्चों की शारीरिक संरचना, सामाजिक समायोजन शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य आदि का पता व्यक्तित्व मापन प्रविधि द्वारा किया जा सकता है। शुद्ध साहचर्य विधि, समाज मिति विधि, साक्षात्कार विधि आदि व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। इसके बाद है अभियोग्यता मापन प्रविधि। अभियोग्यता मापन प्रविधि क्या है कि अभियोग्यता या अभिरुचि, इसको एप्टीट्यूड भी कहते हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग के द्वारा बच्चे की योग्यता का पता चलता है। अभियोग्यता कुछ विशिष्ट कार्य कर पाने की स्वाभाविक योग्यता होती है। कोई विशिष्ट बच्चा मशीनों का प्रयोग करने में सक्षम है या नहीं है, किसी बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय करना अनुकूल होगा, यह सब अभियोग्यता मापन द्वारा संभव है। एक तरह से देखेंगे तो ये किससे रिलेट करता है, ये रुचि मापन विधि से रिलेट करता है। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पर टोटल 5 जो विधियाँ हैं ये मानकीकृत परीक्षण की प्रविधियाँ हैं। इसके पहले 6 प्रविधियों को हम लोग ने देखा अमानकीकृत प्रविधियों के रूप में। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानकीकृत मापन की प्रविधि है या अमानकीकृत मापन की प्रविधि है या फिर नहीं है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। अब आते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें दिव्यांगजन और समावेशी शिक्षा को समझेंगे। तो एक शिक्षाविद हुए क्रुकशैंक, इनके अकॉर्डिंग विशिष्ट बालक की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। यानी कि हमारा जो समान विद्यालय प्रणाली जिसके अंतर्गत हम बच्चों को जिस तरह से सभी को एक साथ पढ़ाते हैं, उसके अलावे ऐसे जो बच्चे हैं जिनको अलग से कुछ हेल्प की ज़रूरत है, जिनके समझ में वो सारी बातें क्लास के साथ वो उतना नहीं समझ पाते हैं, अगर उनको हम अलग से कुछ टाइम देते हैं, अलग से कुछ TLM वगैरह की सहायता से उनको सिखाते हैं तो वो उसमें ज़्यादा सीख पाते हैं। तो वे सारे बच्चे जो हैं वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में चले जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अकॉर्डिंग देखिए, विकलांगता एक शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि की सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं। एक हानि शरीर के कार्य संरचना में एक समस्या है। एक गतिविधि सीमा एक कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई होती है। जबकि भागीदारी प्रतिबंध क्या है, जीवन परिस्थितियों में शामिल होने में एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या। तो 3 चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, हानि, गतिविधि की सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध। हानि क्या है, तो हानि का तात्पर्य शरीर के किसी अंग से है ना, जिसमें समस्या हो। एक हानि शरीर के कार्य या संरचना में एक समस्या है, मतलब कि अगर कोई पैर से दिव्यांग है, कोई हाथ से दिव्यांग है, ठीक है, किसी की आँख खराब है, किसी को सुनने में परेशानी है, तो ये क्या हो गई, एक हानि के रूप में जानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है एक गतिविधि सीमा क्या है, तो गतिविधि सीमा एक कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है। मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चे को ले लेते हैं, कोई एक बच्चा है जिसको सामान्य रूप से, जिसे सामान्य बच्चे अपने शरीर की देखभाल कर लेते हैं लेकिन वो नहीं कर पाता है, तो वो उस श्रेणी में चला जाएगा, विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद है जबकि भागीदारी प्रतिबंध है जीवन परिस्थितियों में शामिल होने में एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएं। यानी कि समाज में हम देखते हैं जो कुछ क्रियाएं सामान्य लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एक जो दिव्यांग बच्चा होगा वह उन सारी गतिविधियों को करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो ऐसे सभी बच्चे विशिष्ट बालक की श्रेणी में चले जाते हैं। इस प्रकार अक्षमता एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच एक क्रिया को दर्शाती है जिसमें वह रहता या रहती है। इसके बाद देखिए विकलांग जन अधिनियम 1995 दिव्यांगों की देखभाल और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित किए जाने का अधिकार है। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक
उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने चाहिए। सामान्य स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और दिव्यांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया कराने चाहिए। और दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में ये आया। सभी सरकारी शैक्षिक संस्थान और सहायता प्राप्त संस्थान 3% सीटों को दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखेंगे। तो इसके तहत अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी गवर्नमेंट जॉब आता है तो उसकी वैकेंसी में भी 3% सीट जो है वो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होता है। इसके अलावा डीएलएड पाठ्यक्रम में अगर नामांकन के लिए जाते हैं, बीएड में नामांकन के लिए जाते हैं तो वहाँ भी 3% सीट दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास होता है समाप्त। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक रिकमेंड भी कीजिए ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।